नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वाजे का करीबी रियाज काजी गिरफ्तार, मनसुख हत्या पर होगी पूछताछ। सीबीआई ने अनिल देशमुख के 2 राजदारों को किया तलब। बंगाल में अमित शाह का डोर टू डोर कैंपेन, हार के डर से बढ़ी ममता की टेंशन। मोदी शाह के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी किया हमला। लुटियन गैंग की टॉयलेट पत्रकारिता ने सोशल मीडिया में लाया भूचाल। तथा कथित पत्रकार ने प्रशांत किशोर से पूछा, ममता का टॉयलेट शेड्यूल क्या है। महामारी पर अब ब्लैक मार्केटिंग की साजिश, वैक्सीन बर्बाद करने वाले उद्धव रो रहे हैं कमी कोरोना। केजरीवाल बोले, बिना रजिस्ट्रेशन के ही देंगे टीका। कंगना ने फिर खोली बॉलीवुड गैंग की पोल, फिल्म फेयर अवार्ड्स पर साधा निशाना। कहा, किसानों को दंगों के लिए भड़काने वालों को मिला अवार्ड। सबसे पहले बात करेंगे वसूली गैंग में एक बड़ी खबर की। एनआईए ने सचिन वाजे के करीबी और क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के पूर्व अफसर रियाज काजी को गिरफ्तार कर लिया है। रियाज से मनसुख हिरेन की हत्या के केस में पहले पूछताछ हो चुकी है। सूत्रों की माने तो रियाज काजी वाजे के गुनाहों में बराबर का हिस्सेदार भी है और उसका राजदार भी। ऐसे में अब माना यह जा रहा है कि एनआईए वाजे पर चौतरफा शिकंजा कसने में कामयाब रहेगी। दूसरी तरफ सीबीआई भी इस मामले में तेजी से काम कर रही है और उसने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के 2 सहयोगियों को राज्य के ट्रांसफर रैकेट और वसूली गैंग के बारे में तलब किया है। डॉक्टर साहब, रियाज से एनआईए कई सारे राज उगलवा सकती है, वहीं सीबीआई भी एक्शन में है। तो अब आपको क्या लगता है कि सरदार जो वसूली गैंग का है, जो आका है, वो पकड़ा जाएगा? देखिए, ये सारी चीज़ें जो हो रही है, ये तो जर्नलिस्टिक भाषा में हम कह रहे हैं कि भाई वसूल गैंग का मास्टरमाइंड कौन है, आका कौन है इनका सरदार। दरअसल ये सरकार के लिए ये काम कर रहे हैं। इसमें कोई अब शको शुबा की कोई जगह नहीं है कि ये जो महाराष्ट्र के अंदर तीन पार्टियों का जो अनहोली अलायंस हुआ, इन लोगों ने सरकार सिर्फ बनाया ही इसलिए है कि ताकि वो महाराष्ट्र को लूट सके, अपनी जेबों को भर सके, और उसमें वो इस्तेमाल कर रहे थे ये डिस्क्रेडिटेड जो ऑलरेडी सस्पेंडेड पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे। और सचिन वाजे के साथ बहुत सारे और भी पुलिस अधिकारी थे जो एक गैंग बना करके काम कर रहे थे। ये जो आज पकड़ा गया है, जिसे गिरफ्तार किया गया, 16 अप्रैल तक वो कस्टडी में रहेगा, रियाज काजी, उसका चेहरा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था जब वो तमाम लोग फर्जी नंबर प्लेट की गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये सारे लोग, उसमें वो रियाज काजी का वो चेहरा आ गया कि जिस दुकान से वो फर्जी नंबर प्लेट्स बनाए जाते थे। पूछताछ हुई तो मालूम चला वो तो बिल्कुल इस गैंग का एक अहम सदस्य है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। दूसरी तरफ सीबीआई जो हाईकोर्ट के आदेश पे एक रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिस पे ये तय किया जाएगा कि गृह मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो या नहीं हो। तो आज 2 उनके निजी सहायकों को पकड़ा है, उससे घंटों बातचीत हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि अब अगला नंबर गृह मंत्री अनिल देशमुख का लगने वाला है। कोई बचेगा नहीं और बचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से इन लोगों ने नियम कानून को बिल्कुल ताक पे रखकर सरकार को एक धंधा करने वाला एक मशीन में तब्दील कर दिया था, पैसा कमाने की मशीन में इन लोगों ने बदल दिया था, उनको तो सजा मिलनी ही चाहिए। जी बिल्कुल। अगली खबर है बंगाल से। 4 चरणों की वोटिंग के बाद अब आधी लड़ाई तो हो चुकी, बाकी बची आधी लड़ाई के लिए बीजेपी और टीएमसी समेत
दूसरी पार्टियों ने जोर लगाया हुआ है। अमित शाह बंगाल में डोर टू डोर कैंपेन की बागडोर संभाले हुए हैं। दूसरी तरफ जनता की तरफ से बुरी तरह से नकारे जाने के बाद से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं। एक तो वोटरों को धमकाने की कोशिश करते हैं और जब सुरक्षा कर्मी उन्हें रोकते हैं तो उनसे ही भिड़ जाते हैं। इस बीच टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के ऑडियो ने तो रही सही कसर भी पूरी कर दी, जिसमें वो बंगाल में मोदी लहर की बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बंगाल में आधा खेला तो हमारी जनता कर चुकी है और आधा खेला प्रशांत किशोर ने कर दिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी 4 फेजेस के चुनाव हो गए, 4 बाकी हैं और ये जो अगला जो 4 चुनाव है, जो फेजेस है, इसमें ममता बनर्जी को बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन को सामना करना पड़ेगा। जैसे जो 5th फेज में जो चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पे मतुआ समुदाय का वोट बहुत ज़्यादा है और ये सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मतुआ समुदाय के साथ साथ इन इलाकों में अब जो मुस्लिम डोमिनेटेड क्षेत्र है, जैसे दिनाजपुर हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, मालदा हो गया, 24 परगना हो गया, इन सब इलाकों में मुस्लिम ये बहुल इलाका है। तो इसमें दूसरी चुनौती जो ममता बनर्जी को मिल रही है वो संयुक्त मोर्चा से मिल रहा है, क्योंकि संयुक्त मोर्चा में वामपंथी, कांग्रेस और तो और ये जो फुरफुरा शरीफ का पीर ज़्यादा अब्बास सिद्दीकी है, वो भी काफ़ी अच्छा कैंपेन कर रहा है। बहुत सारे मुस्लिम उधर वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं और इसीलिए आप देखिए ममता बनर्जी किस तरीके से उनका पुराना जो चरित्र है वो अब दुनिया के सामने खुल के आ गया है। कूच बिहार में 5 लोगों की मौत होती है, ये सब के सब प्रॉपरली टीएमसी के कार्यकर्ता थे, मुस्लिम्स थे। इसलिए ममता बनर्जी का गुस्सा सीआरपीएफ के ऊपर है। ये ममता बनर्जी नहीं बता रही है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो हिंसा हो रही है वहाँ पे, जो लोगों की जानें गई है, ये शर्मनाक घटना अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वो ममता बनर्जी है। एक मुख्यमंत्री होने के नाते वो अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं से ये अपील नहीं कर सकती हैं कि सीआरपीएफ वाले को घेर लो, सीआरपीएफ वालों को भगा दो, सीआरपीएफ वालों को मारो। ये इस तरह की अपील का नतीजा है कि आप देखिए कि इतने सारे पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। ये शर्मनाक स्थिति है। वो किसी भी पार्टी के हों, मौत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये ममता बनर्जी की अपील की वजह से ये सब हो रहा है। और ममता बनर्जी को ये समझ में आना चाहिए कि वहाँ तो एक बीजेपी का कार्यकर्ता भी मरा है, वो हिंदू है। तो आपकी संवेदना सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए है कि जो उसकी, आप तो मुख्यमंत्री हैं, सब धर्मों को आप उस हिसाब से देखा जाना चाहिए था। नंदीग्राम में तो आप मंदिर घूम रही थी, अब क्यों नहीं घूम रही? अब क्या जहां चुनाव हो रहे हैं कूच बिहार में मंदिर नहीं था? आगे आने वाले फेजेस में क्या मुर्शिदाबाद में मंदिर नहीं है? वो नहीं जाएंगी। तो ये जो अपीसमेंट पॉलिटिक्स है, जिसको लेकर के बंगाल में लोग ममता बनर्जी से घृणा कर रहे हैं, वो फिर से वही गलती दोहरा भी रही है। जी बिल्कुल। अब खबर उनकी जो खबरों को अपनी जागीर समझते हैं। बात पत्रकारों के उस गिरोह की जो लुटियन से निकलकर अब लोगों के वॉशरूम में ताक झांक कर रहे हैं। ये काम मुश्किल है पर बेहद जरूरी है। पत्रकारिता के नाम पर कूड़ा फैलाने वालों की भी स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई जरूरी है। ये मसला है एक बातचीत का और ये बातचीत हो रही थी ममता के रणनीतिकार प्रशांत किशोर और कुछ ऐसे मशहूर लोगों के बीच जो खुद को पत्रकार कहते हैं। बातचीत बंगाल चुनाव में लोगों के मूड पर हो रही थी। प्रशांत किशोर ये बता रहे थे कि बंगाल में जबरदस्त मोदी लहर है, लेकिन इन पत्रकारों में से एक की जिज्ञासा इस बात में ज्यादा थी कि ममता बनर्जी वॉशरूम कब कब जाती हैं। डॉक्टर साहब, क्या यही पत्रकारिता है? मतलब आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको भी पता है कि क्या है पत्रकारिता। प्रशांत किशोर ने जो चैट लीक की है या उनकी जो चैट लीक हुई है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये इस तरह की जो चीज़ें पत्रकारों के साथ जब कोई स्ट्रेटजिशियन, कोई पॉलिटिकल लीडर बैठता है वो भी चुनाव के बीच, इसका मतलब ये होता है कि वो किसी क्राइसिस मैनेजमेंट का हिस्सा है। ये एक्सरसाइज अनायास नहीं हो रहा। और मैं आपको बता दूं, आपने पत्रकारिता की बात की, इनमें से कोई मुझे पत्रकार दिखता ही नहीं है। ये कोई पत्रकार नहीं है, ये लेफ्ट लिबरल कबाल के 3rd ग्रेड के प्यादे हैं। ये जो कह सकते हैं ना कि पैदल सेना, वो इनके जो बॉसेस हैं, जो रियल खेला करने वाले
जो लुटिन गैंग के जो सदस्य हैं वो तो इनके गुरु लोग तो पीछे बैकड्रॉप में हैं। ये तो उनके इसको कह सकते कि प्यादे हैं, जिन्हें किशोर बातचीत करके समझा रहा था कि किस हिसाब से ये सारी चीजें हो रही हैं और आगे क्या करना है। अब बीच में ही इस चैट के दौरान मालूम चलता है कि आरफा ने कहा कि भाई लोग तो ट्वीट कर रहे हैं कि भाई प्रशांत किशोर ने इस गैंग के साथ बातचीत करते हुए कह दिया कि मोदी जीत रहे हैं। तो यहाँ की बात बाहर कैसे जा रही है? ये तो सीक्रेट चैट था। तो वो पूछता है कि ये क्या ओपन सेशन है? और उसमें वो संजय हेगड़े, वो शाहीन बाग में जिन्हें भेजा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो भी इसके अंदर बैठा हुआ था। वो जासूसी करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि भाई हम लोगों के बीच कोई बैठा हुआ है जो यहाँ की खबरें जो हिमांशु जैन को लीक कर रहा है। इस तरह की बातें, मतलब ये कि इनका भांडा फूटा तो इसके इन लोगों के बीच सन्नाटा पसर गया। अब वहाँ हो क्या रहा था? वहाँ ये हो रहा था कि प्रशांत किशोर इन लोगों को एक टास्क दे रहे थे कि ये वस्तु स्थिति है, अब आप लोगों को उस हिसाब से ही मैनेज करना है। ये भाड़े के टट्टू हैं, ये सब के, ये कोई नया काम थोड़ी है इनका। और मैं आपको बता दूं, रवीश कुमार ने जो सवाल किया कि भाई देश तो खराब, बिल्कुल इकॉनमी तो चौपट हो चुका है, तो केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ है नहीं। तो जब उसने बताया कि भाई मोदी के खिलाफ कोई लोगों में गुस्सा नाराजगी नहीं है, तो पीछे से रवीश कुमार हंसता हुआ भी नजर आ रहा है। ये लोग दरअसल इधर से दिमागी तौर पे ये सिक हो चुके हैं। ये सोते उठते जागते मोदी 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 करते हैं। इन लोगों का पर्सनालिटी डिमेरिट जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है। ये सब किसी काम के नहीं बचे। ये हर बार मोदी के खिलाफ कैंपेन करते हैं, हर बार चुनाव में हार होती है तो उसके बाद फिर ये जो है ना, वो होते हैं ना भाई, वो जो दुम जो है वो टेढ़ी की टेढ़ी रहने वाली, उसी प्रजाति के लोग हैं ये। और इसीलिए ये सारा जो प्रपंच उस क्लब हाउस चैट के दौरान हो रहा था, वो दरअसल सोशल मीडिया को कैसे मैनेज किया जाए इस हार के लिए, उसकी वो एक एक्सरसाइज थी। उसके अलावा कुछ नहीं। इनके बस की न कुछ थी, न कुछ है, न आगे इनके बस में कुछ रहेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश भर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर करीब करीब बेकाबू हालात पे पहुंच गई है, लेकिन कुछ राज्य सरकारें अब भी इस मामले पर अपनी सियासत चमकाने और पैसा बनाने की कोशिशों में लगी हुई हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली के मुख्यमंत्री व्यवस्था के नाम पर तो कुछ नहीं कर रहे, हाँ, लोगों को डराने धमकाने का काम जरूर कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल बार बार लॉकडाउन लगाने की धमकी देकर लोगों में खौफ बिठा रहे हैं। वैक्सीन की शॉर्टेज बताकर अब उस पर ब्लैक मार्केटिंग की साजिश हो रही है। डॉक्टर साहब, अब महामारी पर भी ये लोग क्या राजनीति करेंगे? देखिए राजनीति नहीं कर रही, ये सब कमाने के चक्कर में है। ये इतने धूर्त लोग हैं, आप समझिए, बोलने में खराब लगता है लेकिन सच को जानना और समझना जरूरी है। इस देश के अंदर में कोई भी नेता, कोई भी पार्टी ये कहता हुआ नजर आए कि वैक्सीन की कमी है, तो समझिए वो झूठ बोल रहा है, इसका मोटिव कुछ और है। दरअसल दिक्कत ये है कि ये जो हिंदुस्तान में मीडिया भी जो है इस पूरे खाने कमाने के धंधे में शामिल हो जाता है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं और बार बार इस बात को मैं कहता रहूंगा। क्राइसिस आया, आप देखिए हर टेलीविजन चैनल पे अरविंद केजरीवाल का ऐड चालू हो गया। कोई टेलीविजन चैनल ये नहीं बताएगा कि दिल्ली में क्या दुर्दशा है। लोग मर रहे हैं कोरोना से और ऐड चल रहा है। केजरीवाल ने कितना सुंदर एजुकेशन सिस्टम कर दिया है, स्कूल कैसे सुधार दिए गए हैं, उसका ऐड चल रहा है। वो एन केन प्रकारेन कोई पुराना ऐड चला करके टेलीविजन चैनलों के मुंह में वो पैसा झोंकने वाला है। और इस देश को सारे लोग, इस तरह के जो पॉलिटिशियंस होते हैं, लूट के चक्कर में, देखिए इसको समझना जरूरी है कि भाई अभी जो वैक्सीनेशन हो रहा है
वो रजिस्ट्रेशन होता है, बाकायदा फ़ोन नंबर लिए जाते हैं, बाकायदा उसका कोडिंग होता है, ये मालूम होता है कि कौन सा वैक्सीन किसके पास लगा, किसने लगाया, ये सारी जानकारी बाकायदा के डाटाबेस सरकार के पास भी होती है। और जो हम लगा रहे हैं, हमारा भी ये अधिकार है कि भाई ये सही है या गलत है, असली है या नकली है। अब ये लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, ये क्राइसिस क्रिएट करके इन लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया और ऐसी मांग रख रहे हैं केजरीवाल कि सब फ्री कर दो, सब लोगों को दो, हर प्राइवेट हॉस्पिटल को अलाउ करो। रजिस्ट्रेशन का काम बड़ा पेचीदा का है, आधार कार्ड की जरूरत नहीं है, नंबरिंग की जरूरत नहीं है, बिना रजिस्ट्रेशन के भी सबको लगना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों की ये हैवक क्रिएट किया जा रहा है ताकि कोई रजिस्ट्रेशन ना हो और ये लोग सब के सब ब्लैक मार्केटिंग चालू कर दें। 200 रुपए की वैक्सीन बाजार में 2000 में बिकेगी और ये सब पैसा ये लोग मिल बांट करके खाएंगे। अधिकारी, डॉक्टर, हॉस्पिटल, नेता, मंत्री, अधिकारी, ये सारे लोग बंदरबाट करेंगे और इस बंदरबाट में मीडिया भी शामिल होगी। ये एक हकीकत है। हिंदुस्तान के जो ये लीडरान हैं, ये तमाम इस तरह के जो प्रजाति है, ये पैसे के लिए किसी भी हद तक जाकर के गिर सकते हैं और इसलिए सचेत रहना चाहिए। इनके हाथ में अपनी किस्मत, अपनी जान मत दीजिए, अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए। इनमें से कोई ऐसा आदमी नहीं है, कोई भी राज्य सरकार ऐसी नहीं है जो आपकी मदद कर सकता हो। ये सब लूटने, खोसटने और कमाने के धंधा में लगे हुए हैं। अब बात करेंगे बॉलीवुड गैंग की। बॉलीवुड में फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म के आरोप तो पहले से ही लगते रहे हैं। एक्ट्रेस कंगना रनावत ने अब फिल्मफेयर अवार्ड के पीछे भी एक लॉबी के होने का आरोप लगाया है। ये लॉबी जिसे चाहे उसे अवार्ड देती है, जिसे चाहे उसे नकार देती है। कंगना ने फिल्मफेयर अवार्ड पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस बार ये अवार्ड उन लोगों को मिला है जिन्होंने दिल्ली में किसानों को दंगे भड़काने के लिए उकसाया था। डॉक्टर साहब, बॉलीवुड की कंगना रनावत ने बहुत गंभीर आरोप लगाया है। बॉलीवुड की इस चमक दमक के पीछे की असली हकीकत, असली स्याह क्या है? देखिए, हिंदुस्तान में जितने भी अवार्ड्स हैं, ये बॉलीवुड ही नहीं, ये बीमारी मीडिया में भी है, सरकारी अवार्ड्स में भी है, फिल्म फेयर में भी है। कहीं जहाँ कहीं भी अवार्ड है वहाँ समझिए गंदगी है। आधा से ज़्यादा अवार्ड्स तो खरीदे जाते हैं, स्पॉन्सरशिप दीजिए, अवार्ड पाइए। बहुत सारे, मैं इस तरह के दिल्ली में तो एक तो धंधा ही है इस तरह का, ये अवार्ड वो अवार्ड। बॉलीवुड में आप देखिए, पहले एक फिल्म फेयर होता था, अभी पता नहीं कितने सारे अवार्ड्स हो गए। और आपको मालूम चलेगा कि भाई टेलीविजन में भी इस तरह के अवार्ड्स चलते हैं कि किसी चैनल को मिल रहा है तो उसी चैनल के सारे लोगों को मिल रहा है। दूसरे अवार्ड में जाइए तो दूसरे चैनल के सारे टीवी सीरियल्स को अवार्ड मिल रहा है, फिर किसी दूसरे तीसरे वाले को नहीं मिल रहा है। तो ये धंधेबाजी है। एक बात इसको समझिए कि हिंदुस्तान में अवार्ड के नाम पे खरीद बिक्री होती है, बोलियां लगती हैं अवार्ड्स की, और इसलिए बहुत सारे जो सीरियस लोग होते हैं वो अवार्ड को बाकायदा ये लोग बहिष्कार करते हैं। एक मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं, हिंदुस्तान में पहले ये पद्मश्री का जो पूरा धंधा होता था, ये यूपीए सरकार और ये सारे लोग उसमें बाकायदा दिल्ली में दलाल घूमते थे कि इतने लाख रुपए दिलवा दो, इतने करोड़ रुपए दिलवा दो, तुमको पद्मश्री मिल जाएगा। ये सरकार, मोदी सरकार आई है तो उसमें कुछ बदलाव आया है। अभी देखिए, जी टीवी पे आज मैं सवेरे सवेरे एक स्टोरी में देख रहा था कि कल बंगाल में जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो कोई एम्बुलेंस बाबा, आप ये समझिए, उसको पद्मश्री दिया गया क्योंकि वो अपनी सारी कमाई, सारा चीज वो लोगों की सहायता करने में लगा रहता है। और उसका घर वो पक्के का घर भी नहीं है, वो बांस से बना हुआ घर है। और जो अवार्ड्स वगैरह जो मिलते हैं उससे वो दीवार में चिपकाए हुए हैं कि जिससे वो ठंडी हवा ना आए। छत के नाम पे पॉलिथीन है, लेकिन वो ये काम करता आ रहा है। वैसे शख्स को पद्मश्री मिला। इस तरह की अनेक कहानियां हैं कि आप देखिए, जो अब जो मोदी सरकार के आने के बाद जो पद्मश्री अवार्ड्स मिल रहे हैं वो बहुत गरीब से गरीब, सुदूर कोने में कहीं कोई बैठा हुआ है, कोई पेड़ लगा रहा है, कोई पानी का व्यवस्था कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जन सेवा का काम कर रहा है। तो ये एक ट्रेंड बदला है। लेकिन
इस तरह का ट्रेंड तो अभी ठीक है, अभी मोदी सरकार है तो है, कल मोदी सरकार नहीं रहेगी, कोई दूसरी सरकार आ जाएगी, फिर वो धंधाबाजी चालू हो जाएगा। उसी हिसाब से बॉलीवुड के अंदर ये हो रहा है, ये पहले से ही हो रहा है। कंगना रनौत ने जो आरोप लगाए हैं वो कोई नई जानकारी नहीं दे रही हैं, वो एक जो बॉलीवुड के अंदर में प्रैक्टिस है उसको वो सिर्फ वर्ड्स दे रही है। बॉलीवुड में सबको मालूम है कि जितने अवार्ड्स होते हैं ये सब पैसे का खेल है। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सटीक एनालिसिस करने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।